नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी पर आए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले की, राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बड़े बयान की, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से पीएम मोदी को लगे झटके की, पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस के पलटवार की, साथ ही जानेंगे क्यों महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है सियासी घमासान। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी तेलंगाना बीजेपी में मची आपसी खींचतान की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी ने 4 राज्यों में चुनाव प्रभारी किए नियुक्त, प्रहलाद जोशी को राजस्थान, भूपेंद्र यादव को एमपी और ओम माथुर को छत्तीसगढ़ की दी गई जिम्मेदारी। उद्धव ठाकरे से नजदीकियों की खबरों के बीच सीएम एकनाथ शिंदे मनसे चीफ राज ठाकरे से मिलने पहुंचे, राज ठाकरे को अपने पाले में करने में जुटे सीएम शिंदे। महिला पहलवानों के उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को किया तलब, 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश। बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 505 अंक फिसलकर 65,280 पर हुआ बंद, निफ्टी 166 अंक गिरकर 19,332 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश सही है, उसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या कुछ कहा हाईकोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग है। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके अगले ही दिन 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। जस्टिस हेमंत प्राच्छक ने कहा, राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इस केस के अलावा कुछ उनके खिलाफ और कुछ केस फाइल किए गए हैं। एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है। राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है, याचिका खारिज की जाती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। 23 मार्च को राहुल गांधी को आईपीसी की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। 25 मार्च को राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। 27 मार्च को सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस मिला। 22 अप्रैल को राहुल गांधी ने बंगला खाली कर दिया। सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, मगर उन्हें राहत नहीं मिली। अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने निराशाजनक बताया है। मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेताओं ने निराशा जाहिर की। कांग्रेस अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली है। वहीं विपक्षी नेताओं ने भी इसे राहुल के साथ नाइंसाफी करार दिया है। तो किसने क्या कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट करते हुए लिखा, राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ते रहेंगे। सच ये है कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल भाई, विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे भगोड़े मोदी सरकार के निगरानी में जनता के पैसे लेकर संदिग्ध रूप से विदेश पहुंच गए। भाजपा ने उसको तो आजाद कर दिया, पर झूठ की चालें चल एक राजनीतिक साजिश के तहत राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर संसद से निलंबित करा दिया। कांग्रेस का कोई भी नेता, हमारा कोई भी कार्यकर्ता इस राजनीतिक साजिश से नहीं डरता। हम राजनीतिक लड़ाई और कानूनी लड़ाई दोनों लड़ेंगे। सत्यमेव जयते। वहीं कर्नाटक की डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मोदी मानहानि मामले में आए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्याय नहीं हुआ, फिर भी पूरा देश और विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि इससे राहुल गांधी और मजबूत होंगे। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी पर गुजरात कोर्ट के निर्णय से देश सहमत नहीं है।
ऐसे केस में सदस्यता कैसे खत्म की जा सकती है? भ्रष्टाचार के आरोप में इतने बड़े बड़े अपराधी बैठे हैं, आप टारगेट कर रहे हो हमें। आशा है ऊपर वाले कोर्ट में उन्हें न्याय मिलेगा। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर निराशा व्यक्त की है। सिंघवी ने दिल्ली के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में गंभीर खामियां हैं। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ठीक करेगा। सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस फैसले को ऐसे ट्रीट किया जैसे देश का सबसे बड़ा जघन्य अपराध हो। सिंघवी ने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देखेगा। मोदी मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रखी है, जिस पर प्रियंका ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता समरसेश है की पंक्तियां लिखकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी इस अहंकारी सत्ता के सामने सत्य और जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर हैं, जहां उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। आज इंसाफ तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी एक स्कूल के साथ किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के एक मामले में स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ देशद्रोह का केस रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पीएम के खिलाफ कहे गए शब्द अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना थे, लेकिन ये देशद्रोह नहीं है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीदर के शाहीन स्कूल प्रबंधन के खिलाफ देशद्रोह के मामले को रद्द करते हुए बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्द अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना थे, लेकिन ये देशद्रोह नहीं है। दरअसल बीदर के शाहीन स्कूल में 21 जनवरी 2020 को बच्चों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC के खिलाफ एक नाटक कराया था। ये मामला तब सामने आया जब एक टीचर ने सोशल मीडिया पर इस नाटक का वीडियो शेयर किया था। इसके बाद स्कूल प्रबंधन के 4 लोगों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नीलेश रक्षला की शिकायत पर पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए स्कूल प्रबंधन को बड़ी राहत दी है। जस्टिस हेमंत चंदन गोदर ने प्रबंधन के अलाउद्दीन, अब्दुल खालिक, मोहम्मद बिलाल इनामदार और मोहम्मद मेहताब के खिलाफ बीदर के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई FIR को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पीएम के खिलाफ की गई टिप्पणी न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी है। सरकार की योजनाओं की आलोचना कोई भी कर सकता है, लेकिन योजनाओं या नीतियों को लागू करने के लिए संवैधानिक पदाधिकारियों का अपमान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणी पर कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, नाटक स्कूल के अंदर हुआ था। बच्चों ने लोगों को टकराव के लिए उकसाने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए कोई शब्द नहीं बोला। ऐसे में किसी भी स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि स्कूल प्रबंधन ने सरकार के खिलाफ गलत बयानी की है। कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अभाव में देशद्रोह की FIR करना ठीक नहीं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्कूल के बच्चों को सरकारों की आलोचना से दूर रखने की सलाह दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला मोदी सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं है। झटका तो सीएम भूपेश बघेल ने भी पीएम मोदी को दिया है। छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है। वहीं सत्ता में एक बार फिर वापसी के लिए खुद पीएम मोदी चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कुछ ऐसा कह गए जिससे वो एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बार रायपुर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बनकर खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है जो आपसे आपका हक छीन रहा है। इस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट लूट कर बर्बाद कर देगा। इसके बाद पीएम मोदी गोरखपुर पहुंचे। यहाँ गीता प्रेस के शताब्दी समापन समारोह में शामिल हुए और फिर रोड शो किया। तो वहीं रायपुर में कुल मिलाकर मोदी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। लेकिन मोदी शायद ये भूल गए कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पर दोहरे रवैये को लेकर बीजेपी घिरी हुई है। महाराष्ट्र में अजीत पवार के शिंदे सरकार में मिलने को लेकर कई तरह के आरोप लगे। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि अजीत पवार CBI ED की कार्रवाई के डर से पार्टी में शामिल हुए हैं और बीजेपी जिन पर भी आरोप लगाती है और अगर वो बीजेपी में आ जाएं तो उनके आरोप धुल जाते हैं। मोदी सरकार ने कांग्रेस पर गंभीर सवाल उठाए, जिसका जवाब तुरंत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने दिया। मोदी पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने मोदी पर एक रैली में भाषण के दौरान झूठ बोलने का आरोप लगाया। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने कहा, कांग्रेस एक संस्था है, संस्था भ्रष्ट कैसे हो सकती है। मोदी ने जो बातें कही उससे पहले छत्तीसगढ़ में जो 36,000 करोड़ का PDS घोटाला हुआ था उसकी जांच क्यों नहीं कराई। यानी मोदी भ्रष्टाचार के मुद्दे को खड़ा कर खुद ही फंस गए।
कांग्रेस के इस पलटवार से पीएम मोदी ही सवालों में आ गए हैं। सवाल तो महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर भी उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में जल्द ही बड़े सियासी घमासान के दावे किए जा रहे हैं। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने शिंदे गुट को लेकर बड़ा दावा किया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी विधायकों में असंतोष के बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से देर रात मुलाकात की। बता दें, अजीत पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 8 विधायकों को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से शिवसेना विधायकों के असहज होने की खबरों का शिंदे के खंडन किए जाने के कुछ दिन बाद ये बैठक हुई। शिंदे ने दावा किया कि वो 2024 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन शरद पवार खेमे के प्रवक्ता महेश तपासे ने कहा कि शिंदे के विधायकों को लगता है कि अगर अजीत पवार और उनके विधायकों को बड़े पद मिलते हैं तो जिस उद्देश्य के लिए वो बागी हुए और उद्धव ठाकरे नीत महाविकास अघाड़ी सरकार गिराई गई, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। शिंदे के विधायकों में इस बात को लेकर बेचैनी है कि कैसे दोबारा मतदाताओं को अपना चेहरा दिखाएंगे। बता दें कि वहीं महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में रांकपा विधायकों के शामिल होने से लोगों की संख्या अब 29 हो गई है। मंत्रिमंडल में अभी 14 और मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। दोनों नेताओं की देर रात हुई बैठक के बारे में शरद पवार नीत रांकपा गुट ने कहा कि इससे साबित होता है कि मंत्रिमंडल में रांकपा विधायकों को शामिल किए जाने से शिंदे गुट के नेताओं और भाजपा की राज्य इकाई में असंतोष है। एक और संजय राउत लगातार दावा कर रहे हैं कि सीएम एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाने वाली है। शिंदे गुट के 17-18 विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी पार्टी की पूर्व नेता और विधान परिषद सदस्य नीलम गोरे सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हो गई। महाराष्ट्र की सियासत में हर रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं, तो आज त्रिपुरा में भी सियासी हंगामा देखने को मिला। त्रिपुरा विधानसभा में आज जमकर हंगामा मचा, जिसके बाद 5 विधायकों को सदन में हंगामा करने पर निलंबित कर दिया गया। सदन के स्पीकर विश्व बंधु सेन ने अशांति फैलाने के लिए इन विधायकों को 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया। त्रिपुरा में आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है, लेकिन सत्र के पहले दिन ही जमकर बवाल हुआ। सदन में भारतीय जनता पार्टी और टिपरा मोथा पार्टी के विधायकों के बीच जमकर बहस हुई। कई विधायक टेबल पर चढ़कर हंगामा करने लगे। इतना ही नहीं, इस दौरान हाथापाई की भी नौबत आ गई। हंगामे के बाद 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। हंगामे की शुरुआत उस समय हुई जब विपक्षी दलों ने बजट भाषण के दौरान बीजेपी विधायक जादव लाल नाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। बता दें, बीजेपी विधायक सदन के पिछले सत्र में आपत्तिजनक वीडियो देखते हुए दिखे थे। उस समय उनकी खूब आलोचना हुई थी। मामले को उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष अनिमेश देबब्रमा ने विधानसभा अध्यक्ष से सवाल पूछा कि आपत्तिजनक वीडियो देखने वाले बीजेपी विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। जब स्पीकर ने किसी तरह की कार्रवाई से इनकार किया तो विपक्षी पार्टियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बता दें, हंगामे के बीच मुख्यमंत्री माणिक साहा ने स्पीकर विश्व बंधु सेन से हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद उन्होंने वित्त मंत्री पर्णजीत सिंह राय के बजट भाषण के दौरान हंगामे को गंभीर बताया। मुख्यमंत्री की मांग पर स्पीकर ने 5 विधायकों को 1 दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया। निलंबन की घोषणा होते ही पूरे विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। और बुलेटिन के आखिर में बात तेलंगाना बीजेपी की। तेलंगाना में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव हैं। केसीआर को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस ने राज्य में चुनावी शंखनाद कर दिया है। 2 जुलाई को राहुल गांधी ने खम्मम में चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया था। वहीं चुनाव से पहले बीजेपी की आंतरिक कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में पीएम मोदी के दौरे से पहले आज जो तेलंगाना में हुआ, उसने बीजेपी की तैयारी की हवा निकाल दी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट। तेलंगाना में सियासी पारा उफान पर है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी और मजबूती ने सत्ता पर काबिज बीआरएस को भी परेशानी में डाल दिया है। बीजेपी अपनी आपसी खींचतान से बैकफुट पर है, तो वहीं अब पीएम मोदी 8 जुलाई को प्रदेश के वारंगल जिले में आने वाले हैं। मोदी के कार्यक्रम को लेकर पार्टी की तरफ से तैयारी जोर शोर से की जा रही है, लेकिन आज जब राज्य में अंदरूनी कलह के साथ साथ 2 गुटों के बीच हुई झड़प खुलकर सामने आई तो बीजेपी तमाम दलों के निशाने पर आ गई। बता दें कि जिले के नरस मपेट निर्वाचन क्षेत्र में 2 वरिष्ठ नेताओं के गुट सार्वजनिक रूप से भिड़ गए। वहीं रेवुरी प्रकाश रेड्डी और राणा प्रताप के समर्थकों ने पार्टी कार्यालय में एक दूसरे पर हमला किया। बताया जा रहा है कि बहस के रूप में शुरू हुई बात पूरी तरह से कब लड़ाई में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों गुटों की लड़ाई में बीजेपी दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई। भिड़ने वाले गुटों ने फर्नीचर तक को नुकसान पहुंचाया और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। दोनों समूहों ने इस घटना के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया।
गौरतलब है कि हमेशा से राज्य में बीजेपी के अंदर गुटबाजी की खबरें आती रही है। कुछ महीने पहले स्थानीय नेतृत्व को गुटबाजी पर लगाम कसने को कहा गया था। इस दौरान अमित शाह ने तेलंगाना के बीजेपी नेताओं की बैठक में आपसी गुटबाजी को लेकर नाराजगी भी जताई थी, लेकिन शाह की बातों का कोई असर नहीं हुआ था। अब ऐसे में आज जब खुलकर दो वरिष्ठ नेताओं के गुट सार्वजनिक जगह पर भिड़ गए, तो अब बीजेपी क्या सफाई देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।